दति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र हुए, इतने अनर्थ अविद्या ने किए। महिलाओं का शोषण किसने किया? परंपराओं ने, परंपराओं ने। महिलाओं की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? अंधविश्वास, अंधविश्वास। महिलाओं को शिक्षा से किसने रोका? कर्मकांडों ने, कर्मकांडों ने। जो परंपराओं को, अंधविश्वासों को और कर्मकांडों को नहीं मानेगा, वो नीच पशुओं सा मारा जाएगा, वो नीच पशुओं सा मारा जाएगा, वो नीच पशुओं सा मारा जाएगा। वेद उनके, पुराण उनके, पुराणों की कहानियां उनकी, मंदिर उनके, मंदिर के दर्शन उनके, मंदिर में रखी उनकी, मंदिर की परछाई भी उनकी, नियम उनके, पूजा पाठ उनका, मंत्र श्लोक किस्से कहानियां सब उनका, सम्मान उनका, पुरस्कार उनके, मेले उनके, हंसना उनका, रोना उनका, सुख दुख, सच झूठ, जीवन मरण, ये सब उनका, सम्मान भी उनका, पुरस्कार भी उनके, दुर्भाग्य भी उनका और भाग्य भी उनका। तो फिर हमारा क्या है? तिरस्कार, जूठन, पशुता। तो फिर हम कौन है? कौन है हम? नीच, पापी, अधर्मी, ढोर ढंगर पशु? नहीं नहीं, अपनी इच्छा से तो हम ये भी नहीं हो सकते, ये भी हम उनकी इच्छा से ही हो सकते हैं। ये सब उपाधियां हमें वो उच्च वर्ग वाले देते हैं, अन्यथा इस पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं, क्योंकि हम जो भी हो सकते हैं केवल उनके कारण ही हो सकते हैं। उनके बिना हमारा कोई वजूद नहीं, कोई वजूद नहीं, कोई वजूद नहीं। ब्राह्मणवादी लड़के सुघन काका को मार रहे थे तो मुझसे रहा नहीं गया। हद तो तब हो गई जब एक ब्राह्मणवादी लड़के ने सुघन काका की रामपी को उठा लिया और उनसे कहने लगा, चल काट, इस रामपी से तूने बहुत चमड़ा छीन लिया, आज इसी रामपी से मैं तेरी खाल उतारूंगा। जानते हैं सुघन काका के साथ क्या किया गया? सुघन काका को बहरा कर दिया गया। मेरे विरोध का कोई अर्थ नहीं निकला, कोई अर्थ नहीं निकला। जब शाम को सेठ जी घर वापस आए तो मैं उन्हें देखते ही रोने लगी। सेठ जी मेरे मन की व्यथा को समझ गए और मुझसे कहने लगे, सावी, यही तो हमारी लड़ाई है। इस मनवादी सोच के शिकार केवल एक मोची काका ही नहीं और न जाने कितने धोबी, कुम्हार, जुल्हाए, फूल वाले, मांग, महार और न जाने कौन कौन। उस दिन सेठ जी ने मेरे विरोध की बहुत तारीफ की। कहने लगे, सावी, आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, उसमें हमारी जीत निश्चित है। उस दिन सेठ जी की आंखों में सुनहरे भविष्य को लेकर जो चमक मैंने देखी थी, उसे मैं आज तक नहीं भूली। दैत तेरे की, ये क्या
मैंने सारी भूमिका बांध दी, पर अभी तक आपको ये तो बताया ही नहीं, ये सेठ जी कौन है और मैं कौन हूं। चलिए बता देती हूं आप सबको। सेठ जी है मेरे पति ज्योतिबा राव फूले, उन्हें मैं प्रेम से सेठ जी कहती हूँ। और मैं हूँ सावित्री बाई फूले। हम यही पुणे में रहते हैं। पहले ससुर जी के साथ पुश्तैनी मकान में रहते थे, परंतु समाज के ठेकेदारों ने हमारा गरीबों के प्रति प्रेम और सौहार्द पसंद नहीं आया और उन्होंने हमें घर से निकलवा दिया। तब से हम इसी बाड़े में रहते हैं। सेठ जी के एक मित्र है उस्मान शेख, उन्हीं का है। उनकी बहन फातिमा शेख मेरे साथ स्कूल में पढ़ाती हैं। किंतु ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो। सतारा जिले के नाए गांव में मेरा जन्म हुआ था। जब मैं 6 साल की थी तो समाज को लगने लगा था कि मैं बूढ़ी हो गई। मेरे बाबा गांव के मुखिया थे, उनके लिए तो और बड़ी मुश्किल हो गई थी। रोज लोग आकर बाबा को पूछते, बेटी बड़ी हो रही है, कब ब्याह करोगे इसका? समाज की दूसरी बेटियों पर बुरा असर पड़ रहा है। जब गांव के मुखिया की बेटी इस उम्र में घर पर कुंवारी बैठी रहेगी तो समाज क्या कहेगा? आंगन में खड़े जामुन के पेड़ से मुझे खेलते हुए देखकर बाबा कुछ नहीं कहते, बस हाँ हूं कहकर बात को टाल जाते। बड़े शौक से बनाया करती थी मैं गुड्डे गुड़िया। पर माँ से हमेशा छुपा कर रखती थी, क्योंकि जब भी माँ के हाथ में आए उसी तरह स्वाहा हो गए, जिस तरह हर लड़की का बचपन कभी चूल्हे की आग में, कभी रस्मों की आग में, कभी बाल विवाह के हवन कुंड में भस्म हो जाते हैं। माँ ने तो जैसे ठान ली थी तुरंत मेरी शादी करा कर रहेंगी। हर वक्त मेरे पीछे लगी रहती है, रोटी बनाना सीख, अब तू बड़ी हो गई है, तेरी शादी जो करनी है। और दादा जब भी माँ के सामने पढ़ते, माँ किसी पुरोहित की तरह रटा रटाए मन जाप करने लगती। कहती, ए मुल्की सारा दिन लोमड़ी की तरह उछल कूद करती फिरती है, हड्डी पसली टूट गई तो लोली लंगड़ी के साथ कौन शादी करेगा? एक पाट की तरह हमारे गले में अटकी रहेगी। लड़की की जात है आखिर। सुन रहे हैं ना आप मैं क्या कह रही हूँ? बाप के कंधों पर बोझ होती है बेटी, इसे जितना जल्दी उतार कर दूसरे के आंगन में फेंक दिया जाए उतना ही अच्छा है। गलती माँ की नहीं, जैसी समाज की हवा वैसी आदमी की सोच। हद तो ये थी कि उन दिनों औरतों को ये भी पता न होता कि उनके घर की दहलीज किस दिशा में है। सच तो ये है, लड़की होना ही अपने आप में अभिशाप है। जन्म होते ही हर लड़की का तिरस्कार हो जाता है। माँ बेटे के लिए बेटी का तिरस्कार कर देती है, पति बेटे के लिए पत्नी का तिरस्कार कर देता है, बेटा परिवार के लिए माँ का तिरस्कार कर देता है। स्त्री के केवल रूप बदलते हैं, माँ, बेटी, पत्नी, दादी, परंतु स्त्री का तिरस्कार होना कभी नहीं रुकता। तिरस्कार होना समस्या नहीं, समस्या तो लड़की होना है। मेरी उम्र बीत रही थी, 6 साल की, 7 साल की, 8 साल की, 9 साल की। हर गुजरते दिन के साथ रोज नए जुमले सुनने को मिलते
औरत जात के लिए उसका घर वाला, घर का चूल्हा वाला, चूल्हे की लकड़ी भली, हाथ की धोकनी भली, अच्छा बुरा सासरा भला, शादी के बाद पति की सेवा भली, बाप के घर से डोली भली और सासरे से अर्थी भली। बस यही था उस समय एक लड़की का जीवन। स्त्री के प्रति समाज की उस दार्शनिकता में आज भी कोई परिवर्तन नहीं आया है। आज भी स्त्री को पैरों की जूती समझा जाता है। आज भी कन्या के जन्म होते ही घर में मातम छा जाता है। आज भी कन्या को उसके पिछले जन्म के पापों का फल माना जाता है। आज भी गर्भ में ही कन्या के भ्रूण की हत्या कर दी जाती है। जन्म होते ही उसे दूध की कढ़ाई में छोड़ दिया जाता है। आज भी स्त्री को केवल भोग की वस्तु समझा जाता है। पुरुष को जहां कहीं भी अवसर मिलता है, स्त्री का दमन कर देना चाहता है। आजकल के पुरुषों में तो इतनी वासना भर गई है कि छोटी बच्चियों तक को नहीं छोड़ते। स्त्री जहां 1000 साल पहले खड़ी थी, आज भी वहीं खड़ी है। मैं सावित्रीबाई फूले पूछती हूं आज इस समाज से, आखिर स्त्री का अपराध ही क्या है? क्यों वो जन्म जन्मांतर से दंड भोगती आ रही है? वो एक कन्या के रूप में जन्म लेती है तो इसमें उसका क्या दोष? क्यों हर स्त्री के मन में एक विचार आता है, अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो। इतने वर्षों में सब कुछ बदला, परंतु स्त्री के हालात नहीं बदले। स्त्री जहां तब खड़ी थी, आज भी वही खड़ी है। आखिर मेरे 9 साल के होते होते बाबा को मेरे लिए दूल्हा मिल ही गया। पूरे शहर के फूल व्यवसायी गोविंदराव फूले के बेटे ज्योतिबाराव फूले के साथ मेरी शादी तय कर दी गई। सालों से जो ताने मैं दिन रात सुनती आ रही थी, ना जाने इसके भाग्य में कोई दूल्हा है भी या नहीं। मुझे तो लगता है पिछले जन्म में जरूर इसने कुछ ऐसे कम किया है जैसे सासरा नहीं मिल रहा है। एक दिन तो हद हो गई। मैं कुएं पे पानी भरने गई तो एक काकी कहने लगी, देख सावी, जिस लड़की का ब्याह समय पहले ही होता, वो अपने माँ बाप के लिए कोड़ की तरह होती है। मैं तो कहती हूँ आज तू इस कुएं में कूद कर अपने आई बाबा को अपने पापों से मुक्ति दे दे। उस दिन मैं बहुत बुरी तरह से डर गई थी। पहली बार मुझे इस समस्या का आभास हुआ। मैं रोती हुई घर की तरफ भागी और आई से लिपट कर फूट फूट के रो पड़ी। आई मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया। आई, आपको और बाबा को कुछ नहीं होगा। मुझे जल्द दूल्हा मिल जाएगा। मैं जल्द सासरे चली जाऊंगी। आई, मैं जल्द सासरे चली जाऊंगी।
उस दिन के बाद से आई ने मुझे कभी नहीं डांटा। बाबा से भी बस एक ही बात कहती थी, मुझे कोई चिंता नहीं है सावी के ब्याह की, जब दूल्हा मिलेगा तब कर देंगे। शायद मां अपनी बेटी के दुख को समझ गई थी, परंतु उन अभागी लड़कियों का दुख ना ये समाज समझ पाया, ना इनके परिवार वाले, जो तालाबों में और नदियों में और कुओं में मरी हुई पाई जाती थी। सुहाग की चुनरी इसे ही उड़ाकर आई बाबा ने विदा किया था। किसी छुई हुई की तरह लपेट दिया था मुझे। कुछ भी तो बाहर का नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने बहुत कोशिश की अपना ही घूंघट हटाकर अपने सेठ जी को देखने की, लेकिन जैसे ही मैं अपना घूंघट हटाती वैसे झट से कोई ना कोई सिर पे मार देता और कहता, क्या कर रही है साहब, घूंघट ना हटा, कोई लाज शर्म है या नहीं तुझे? और मैं फिर से इसी घूंघट के भीतर डूबक जाती। इस बात को कोई नहीं समझ पा रहा था कि मैं अपने दूल्हे को देखने के लिए कितनी लालायित हूँ। लेकिन आप लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं। शादी से पहले ही हो जाती व्हाट्सएप पे सारी बातें। क्यों, सही कह रही हूँ ना? अब तो वीडियो कॉलिंग भी आ गई है, जब चाहे जहाँ चाहे हो जाती है मन की बात। क्यों, सही कहा ना? परंतु तब ऐसा न था। पत्नी ने यदि पति के सामने बिना घूंघट के आ गई तो 2 दिन के लिए काल कोठरी में बंद कर दिया जाता था, और यदि पत्नी घर वालों के सामने पति से बात कर ले तो दंड के रूप में 1 माह के लिए पति से अलग कर दिया जाता था। और जानते हैं तब मुझ पगली ने क्या किया था? अपना ये घूंघट ही नहीं, पूरी की पूरी चुनरी ही निकाल कर फेंकती। सासरे के लोग, सगे संबंधी, समाज के ठेकेदार, परंपरावादी, सबके मुख पर एक ही भाव, इसने तो घोर अनर्थ कर दिया, इतना बड़ा अपराध, इसे तो पूरे के पेशवा भी माफ नहीं कर सकते। हर कोई मेरे दंड और अपराध के बारे में सोच रहा था, और मैं दर्द की मारी तड़प रही थी, क्योंकि मेरी साड़ी के भीतर घुसकर बिच्छू ने डंक जो मार दिया था। मैं आई बाबा चिल्ला रही थी, इधर से उधर भाग रही थी। बिच्छू का कहर कड़कड़ाती बिजली सा मेरे शरीर में फैल रहा था। मैं घर के आंगन में कभी इधर भागती, कभी उधर भागती, जमीन पे लौटती, दीवारों से टकराती। मेरी आधी साड़ी भी खुल गई थी। इस बात को कोई नहीं समझ पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बस चिंता थी तो कि इसका घूंघट कैसे खुल गया, इसकी साड़ी कैसे खुल गई, समाज के लोगों ने इसका मुंह कैसे देख लिया। तभी भीड़ से कोई चिल्लाया, दुल्हन अपनी साड़ी संभाल। क्या तेरे आई बाबा ने तुझे कुछ नहीं सिखाया? सारे समाज के सामने नाक कटवा दी तूने। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस इतना दिखाई दिया कि भीड़ से कोई आया। उसने मुझे संभाला और मैं बेहोश हो गई। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो देखा कि सेठ जी मेरे सामने खड़े थे।
उनके मुख पर इतना तेज कि मैं तो बस उन्हें ही देखती रही। वो कहाँ कैसे हैं, कहाँ है, उनके मुख पर इतना तेज कि बस मैं तो उन्हें ही देखे जा रही थी। जब वो आगे बढ़े और बोले, अब तुम्हारा दर्द कैसा है, तब मुझे समझ में आया कि मुझे तो बिच्छू ने काटा था और मैं दर्द के मारे तड़प रही थी। तभी बाहर से कुछ जोर जोर की आवाजें आ रही थी। मैंने दरवाजे के पीछे से झांका देखा कि आंगन में फूल माली समाज और पेशवा के कुछ लोग खड़े थे जो मेरे ससुर जी के साथ बहस कर रहे थे। कह रहे थे, आपकी बहू ने अपराध किया है, उसे इसका दंड मिलना ही चाहिए। पेशवा के कर्मचारी ने अपनी टोपी को घुमाते हुए कहा, इस तरह भरे समाज में सबके सामने घूंघट हटा देने का मतलब जानते हैं आप? स्त्रियों को मन मर्जी करने की आजादी। आज फूले समाज की बहू ने यह अनर्थ किया है, कल कोई सौनकर, फिर कोई पाटकर, फिर कोई धोबी, फिर कोई मोची। इस तरह स्त्रियों के पर निकल आएंगे। देखो गोविंदराव जी, किसी एक स्त्री के कारण हम सारे समाज की स्त्रियों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ने देंगे। दंड तो आपकी बहू को मिलेगा ही। पेशवा राज में इसका दंड है 20 कोड़े, वो भी खुले मैदान में सबके सामने। 20 कोड़े, 20 कोड़े खुद सुनकर तो मेरे गला ही सूख गया। तभी मेरे सेठ जी उनके सामने गए और बोले, किस दंड की बात कह रहे हैं आप? क्या अपराध किया है सावित्री ने? क्या स्त्रियों को जान बचाना भी अपराध है? क्या स्त्रियों की जान की कोई कीमत नहीं होती? क्या उन्हें दर्द नहीं होता? मेरे सेठ जी की बात को सुनकर सब चुप हो गए। ये अभी तक नहीं आए हैं, पता नहीं कहां चले गए हैं। लगता है सेठ जी आज फिर किसी सभा में बैठ गए, पता नहीं कब तक आएंगे। उस दिन के बाद से सेठ जी के प्रति मेरा मन आदर सम्मान और अपार प्रेम से भर उठा। शादी के बाद ससुराल मुझे कभी बेगाना नहीं लगा। ससुर जी मेरे बहुत अच्छे थे। सुगड़ा काकी ने ही मुझे सेठ जी के लिए पसंद भी किया था। मेरे सेठ जी तो हमेशा अपने स्कूल में ही व्यस्त रहते। ये बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें जिन्हें वो हमेशा पढ़ते रहते। मैं सेठ जी से पूछती, आप इन किताबों में क्या ढूंढते रहते हैं? सेठ जी मेरी बात पे मुस्कुरा देते और कहते, मैं जानता हूं तू ये सब क्यों पूछ रही है, मैं तेरे साथ खेलूंगा नहीं। ये बात मुझे बहुत दिनों बाद समझ में आई कि मेरे सेठ जी तो इन किताबों में उन तरीकों को ढूंढ रहे हैं जिनसे दबे कुचले लोगों को खड़ा किया जा सके, समाज के ढकोसलों के कारण मौत के मुंह में जा रहे लोगों को बचाया जा सके, शिक्षा का अधिकार सबके लिए हो, छुआछूत के कोड़ को मिटाया जा सके। अरे हाथ मत लगाना इसे, रस्सी से बांधो इसको, घसीटते हुए पंचायत में लेके चलो। पालन पकड़ो तो मेरे भाग्य में लगता है आज फिर खेत की मेड़ पर किसी नीच जात की परछाई पड़ गई होगी, या फिर किसी अछूत ने बुझ गई आग के राख के सहारे रात बिता दी होगी। अब बकरे की तरह घसीटते हुए लेकर गए उसे। चिंता मत करिए, ये तो उनके साथ रोज ही होता रहता है और होना भी चाहिए।
जब उनके ऊपर इतनी सारी पाबंदियां लगा दी गई हैं, तो उन्हें इसका पालन करना चाहिए। जब उनके खांसने से हवा अशुद्ध हो जाती है तो क्यों खांसते हैं? जब उनकी परछाई से रास्ते अशुभ हो जाते हैं तो क्यों उन रास्तों पर चलते हैं? अब इस बेचारे के गले में हांडी, कमर में घंटी और पीछे झाड़ू बांध दी जाएगी, ताकि जब ये उन रास्तों से गुजरे तो लोगों को पहले से पता चल जाए कि कोई अछूत आ रहा है, और पीछे बंधी झाड़ू से वो रास्ता साफ हो जाए जिससे वो गुजरेगा। वारी व्यवस्था, आदमी ने आदमी को ही जानवर बना दिया, खुद के सुख के लिए दूसरे के जीवन को नरक। सोचिए सोचिए सोचिए, उस आदमी की मनोदशा क्या होती होगी जिसके गले में हांडी, कमर में घंटी और पीछे बंधा झाड़ू हो। अरे जाने दीजिए, इन प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं, इनके उत्तर तो समय ही देगा, और समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। एक दिन सेठ जी ने बुधवार पेट में भिड़े की हवेली में निचली जाति की समझी जाने वाली लड़कियों के लिए स्कूल खोला। तभी हंगामा मच गया। अब शूद्र ही नहीं, शूद्रों की लड़कियां भी पढ़ने लगी हैं। ठत्ते नाम का एक ब्राह्मण शिक्षक स्कूल में पढ़ाता था। इतना सब हंगामा होने के बावजूद जब स्कूल बंद नहीं किया गया तो लोगों ने इसे सताना शुरू कर दिया। सुनो, काम पर मत जाओ वरना जाति से बाहर कर दिए जाओगे। तेरे बर्ताव का नतीजा तेरे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। इन सब बातों से वो ब्राह्मण शिक्षक घबरा गया और एक दिन उसने स्कूल छोड़ दिया। शाम को जब सेठ जी घर वापस आए तो मैं उन्हें देखते ही रोने लगी। सेठ जी बोले, मैंने सेठ जी से कहा, क्या बात है? तो सेठ जी बोले, ब्राह्मण शिक्षक ने स्कूल छोड़ दिया है, लेकिन तब तक हम स्कूल को बंद नहीं रख सकते। कल से तुम्हें स्कूल में पढ़ाना, लेकिन तब तक हम स्कूल को बंद नहीं रख सकते। कल से तुम्हें स्कूल में पढ़ाना होगा। मैं अपने सेठ जी की बात को कैसे झुठला दूं? कलेजा मजबूत करके घर से बाहर कदम रखा और तेज तेज कदमों से मैं चली जा रही थी। लोग मेरे आगे पीछे चल रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे, गालियां दे रहे थे। जब मैं स्कूल पहुंची तब लोगों की समझ में आया कि मैं स्कूल में पढ़ाने जा रही हूं। तभी हंगामा मच गया। अब शूद्र ही नहीं, शूद्रों की लड़कियां भी पढ़ने लगी हैं। अब पूरे शहर में खबर फैल गई कि अब एक औरत पढ़ाने लगी है। जब मैं स्कूल में पढ़ाने जाती तो लोग खिड़की दरवाजे खोलकर खड़े हो जाते, कोसते, चिल्लाते, गालियां देते। स्कूल पहुंचते ही मैं सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती। बंद कमरे में मैं नैतिक शिक्षा, जोड़ घटाना, मराठों का इतिहास, भूगोल आदि विषय पढ़ाती। इधर सेठ जी मां, महार और शूद्र बस्तियों में जाते और शिक्षा का महत्व समझाते। मेरे विरोध का आलम यह था कि कोई मेरे पास से गुजरता थूक देता। एक दिन तो एक आदमी ने मेरे ऊपर कीचड़ फेंका।
तो मैं अपने साथ रोज एक साड़ी लेकर जाने लगी। साड़ी बदलकर मैं स्कूल में पढ़ाती, फिर वही गंदी साड़ी पहनकर मैं घर लौटती। तो एक दिन किसी ने मेरे सिर पर पत्थर दे मारा। वजह क्या थी कि मैंने सामाजिक और धार्मिक बंधनों को ठुकराया। घर का काम पूरा कर लेने के बाद मैं पढ़ने लिखने बैठ जाती। एक दिन ससुर जी बहुत गुस्से में थे और बोले, समाज जिसे करने को मना करता है तुम वही कर रहे हो। क्यों? किस लिए? पहले लोग शराफत से बात करते थे, लेकिन अब धमकी देने लगे हैं। बस मारना पीटना ही बाकी रह गया है। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन सावित्री नहीं। सेठ जी बोले, डरने का मतलब है सब कुछ खत्म, अब हम रुकने वाले नहीं आवा। देखो ज्योति, आज मैं उन लोगों को वचन देकर आया हूं, या तो तुम दोनों अपना स्कूल छोड़ दोगे, नहीं तो ये घर। अगले दिन हम लोगों ने घर छोड़ दिया। एक दिन की बात है, सभी लोग खाना खाकर अपने अपने घर चले गए। उस दिन कोई भी हमारे घर पर नहीं ठहरा था। सेठ जी हिसाब किताब करने लगे। उसी समय पीछे के दरवाजे से दो आदमी चुपके से अंदर घुस आए। मैं चिल्लाई, कौन है वहां पे? कौन है? तभी वे दोनों आदमी हाथों में कुल्हाड़ियां लेकर सेठ जी के सामने जाकर खड़े हो गए। मैं दौड़कर उन दोनों के बीच में जाकर खड़ी हो गई। रुक जाओ भाइयों, भाइयों, अपने हाथ रोक लो। उसमें से एक गर्जा, हट जाओ सामने से, हम तुम्हें खत्म करने आए हैं। कुछ लोगों ने तुम्हें मारने का हमें ठेका दिया है। उनका कहना है कि समाज के भले के लिए तुम्हारा स्कूल, तुम्हारा पढ़ाना बंद होना चाहिए। इसके लिए हमें पैसे मिले हैं। सेठ जी बोले, मतलब ये है मेरे मरने से तुम्हें फायदा होगा, तब तो तुम हमें मार डालो, क्योंकि जीवन में मेरा उद्देश्य है गरीब जनता की सेवा करना। इतना कहकर सेठ जी ने अपनी गर्दन झुका दी। ये देखकर उन दोनों ने अपनी अपनी कुल्हाड़ियां फेंक दी। उन दोनों के नाम थे रोड़े और धोड़ीबा। दोनों ही रात्रिशाला में पढ़ने लगे। बाद में रोड़े सेठ जी के अंगरक्षक बने और धोड़ीबा सेठ जी के काम का आधार स्तंभ बन गए। उन्होंने वेदाचार नामक एक ग्रंथ लिखा। शिक्षा कमेटी के अध्यक्ष सर आर्किन पेरी ने सरकार को लिखा कि ज्योतिबा और सावित्री शिक्षा का महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, इसलिए उनका तथा उनके काम का गौरव किया जाना चाहिए। सरकार ने उनकी बात को माना और सम्मान के तौर पर सेठ जी को शॉल दिया और हार पहनाया। स्कूल का काम अच्छी तरह से चल रहा था। आते जाते रास्ते में सिर मुड़ाए, लाल कपड़े पहने विधवा औरतें नजर आती थी। लोग उन्हें देखना भी अशुभ मानते थे। एक दिन मैंने सेठ जी से कहा, इन औरतों से मिलने की बहुत इच्छा होती है,
वो ऐसे देखती है मानो जैसे कुछ कहना चाहती हो। सेठ जी बोले, बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर वो ब्राह्मण घरों की औरतें हैं। यदि हम वहां जाएंगे तो और भी हंगामा मच जाएगा और हमारे मौजूदा काम में बाधा उत्पन्न होगी। बाद में सेठ जी ने मुझे बाबा पदम लिखित एक यमुना पैटर्न ला करके दी। इसमें ऐसी ही विधवाओं के बारे में लिखा गया था। ये विधवाओं के दुख को बयान करने वाला उपन्यास था। मेरे आने जाने के रास्ते में ऐसी ही एक लड़की रोज मुझे छुप छुप कर देखा करती थी। एक दिन उसने मुझे स्कूल से आते हुए देखा तो वह छुप छुप कर मेरे पीछे पीछे आने लगी। मैं भी पूरे रास्ते उस पर नजर रखे हुई थी। जैसे ही मैं घर पहुंची वैसे ही वो झट से घर के भीतर घुस गई, मानो उसकी जान में जान आ गई हो। मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम? तो वो लड़की बोली, अब आप भी मुझे बचाइए आई। मैं आपको क्या बताऊं? मेरे भीतर एक जीवन पल रहा है। उनको मरे हुए 2 साल हो गए। ये पाप उनके भाई का है और मुझे अभी भी सताया जा रहा है। मैं उसे समझा ही रही थी कि इतने में सेठ जी आ गए। बात को समझते ही बोले, हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। इतना कहकर उस लड़की को मैंने घर भेज दिया। सेठ जी भी भीतर से हिल चुके थे। बोले, साबी, हमें धर्म की सीख देने वाले ये लोग अपने पापों का फल कैसे चुकाएंगे? हम इन लड़कियों को अपने घर ले आएंगे। आखिरकार तय हो गया कि बाल हत्या प्रतिबंधक गृह शुरू किया जाए। इस बात की जानकारी सभी को हो, इसके लिए सेठ जी ने पोस्टर छपवाए। ये पोस्टर जगह जगह लगाए गए। पूरे में तो लगाए ही गए, तीर्थ स्थानों पर भी लगाए गए, क्योंकि तीर्थ स्थानों में ऐसी लड़कियां जाकर के अपनी जान दे देती थी। इससे छुटकारा दिलाने के लिए बाहर से दाइयों को क्यों बुलाया जाए? बेवजह लोगों में बात फैलेगी। इस बात से लड़कियां डरती थी। इसलिए मैं अकेली उनके नन्हे जीव के शुभ आगमन की गवाह होती थी। वो लड़कियां अपने बच्चों को मेरे हवाले छोड़कर चली जाती थी। वो बच्चे ही हमारी दुनिया हो गए थे। मेरे कोई संतान न होने के कारण मेरे मन में सेठ जी के लिए दूसरी शादी कराने का इरादा होने लगा। एक दिन शाम को मैं इसी सोच विचार में बैठी हुई थी कि तभी सेठ जी किसी लड़की को लेकर घर आ गए। मैंने उस लड़की का हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया। रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मैंने उसके पास बिठाया, बुरा हाल हो गया था। सेठ जी बोले, काशी नाम है इसका, नदी में जान देने जा रही थी। संयोगवश मैं वहां पर पहुंच गया। पति के गुजर जाने के बाद इसके पेट में किसी और का बच्चा पल रहा है। मैं वहां पर था, इसलिए मैं इसे यहां तक ला सका। मैंने उस लड़की को कहा, देखो, बच्चा नया जीवन पाने के लिए आता है, उसे जीने देना चाहिए। हमारी तरह वो गलती ना करे, इसके लिए उसे अच्छा इंसान बनाना चाहिए। और हाँ, तुम्हारे बच्चे को हम अपना बच्चा समझकर ही पालेंगे। कुछ दिनों के बाद काशी ने एक बेटे को जन्म दिया।
उस नन्ही सी जान को मेरी गोद में डालकर वो चली गई। हमने अपने घर को बंधन बाग से सजाया, बच्चे को पालने में झुलाया, नाम रखा यशवंत। आगे चलकर वो भी यशवंत फुले के नाम से हमारे काम में शामिल हो गया। ब्राह्मण औरत की पेट से पैदा हुआ, इसलिए वो हमारे लिए पराया नहीं हो गया। आजकल हमारे घर के पानी का हौद खुला रहने की बड़ी तारीफ हो रही है। पूरन ने पेशवाओं ने पीने का पानी का हौद बंधवाया था, लेकिन मांग महार को पानी छूने तक की इजाजत नहीं थी। छुआछूत और परछाई से अपवित्र हो जाने वाला जमाना था वो। पानी इस कुदरत की देन से लोगों को वंचित रखने का इन्हें क्या हक है? हमने अपने घर के पानी का हौद सभी के लिए खुलवा दिया। आज भी वहां से माँ बहनों को पानी भरते हुए देखती हूँ तो अच्छा लगता है। बाद में सेठ जी ने गुलामगिरी नामक एक ग्रंथ लिखा और सत्य शोधक समाज की स्थापना कर दी गई। सत्य शोधक की स्थापना कर दी गई। मनुष्य जाति से नहीं, अपनी गुणों से महान बनता है। इसलिए किसी भी जाति के लोगों को सत्य शोधक समाज में आने पर रोक नहीं थी। सत्य शोधक समाज में आपस में वचन देकर बगैर पुरोहित की शादी करने की प्रथा शुरू करने का फैसला किया और यह भी तय किया गया कि वे बजाय पैसा खर्च ना किया जाए और हमें कामयाबी मिली। लेकिन लगता है आप लोगों ने इस कामयाबी को आगे ना बढ़ाकर इसे यहीं दबा दिया है। इसलिए दहेज का नाग फन फैलाए खड़ा है। इसलिए लड़की को आज भी अभिशाप माना जाता है। 1877 में बहुत बड़ा सूखा पड़ा। इंसानों की पीड़ा देखी नहीं जाती थी। एक माँ ने तो अपने बच्चे को जहर दे दिया, खुद भी खाया और मर गई। धनकबाड़ी में कैंप खोला गया। मैंने सभी काम करने वाली औरतें और छात्रावास के बच्चों को इकट्ठा किया। दिन भर चूल्हा जलता था। रोज 2000 से ज्यादा बच्चे खाना खाते थे। इसमें पुण्य का सुख मिलने से ज्यादा दुख इस बात का था कि सभी गरीबों को खाना खिलाने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसे क्यों नहीं है। सत्य शोधक समाज की हर पखवाड़े सभा होती थी, जिसमें यह निर्णय किया गया कि इन विधवा लड़कियों का मुंडन कैसे रुकवाया जाए। इसके लिए सभी नाइयों को एकजुट करने का फैसला किया गया। बंबई की सभा में कई हजार नाई जमा हुए। सभी ने अपने अपने उस्तरा रख दिए। भूखों मरने के लिए तैयार थे, लेकिन अपनी माँ बहनों की मानहानि बिल्कुल रुकवा देना चाहते थे। ये औरतें न इनके घर की थी न इनके जात पात की, परंतु विचारों में सहमति आ जाने के बाद तमाम दूरियां मिट जाती हैं। मेरी बात के समर्थन में प्रण किया गया कि इन विधवा लड़कियों का बाल काटना तो हम बंद करेंगे ही, उन घरों के भी बाल काटना बंद कर देंगे जो लोग हमसे ऐसा काम करवा रहे हैं। यशवंत की पढ़ाई लिखाई बराबर चल रही। एक दिन सेठ जी बहुत चिंतित लग रहे थे। बोले, सावित्री, कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। माली समाज का कोई भी बेटी देने के लिए तैयार नहीं है और दूसरे समाज की लड़की मिलेगी कहां से? ब्राह्मण औरत की पेट से पैदा हुआ, कोई ब्राह्मण अपनी बेटी थोड़े ही दे देगा। माली समाज में रिश्ता तो तय हो गया, लेकिन शसाने के रिश्तेदारों ने उन्हें बहुत परेशान किया। राधा का घर में आगमन हुआ और तुरंत उसका स्कूल जाना शुरू हो गया। राधा को देखकर मुझे अपने शुरुआती दिनों की याद आ गई। हम दोनों बातें कर ही रहे थे कि इतने में राधा दौड़ती हुई आई और बोली, कुछ भी समझ में नहीं आता, मैं पढ़कर भी समझ नहीं पाती हूँ तात्या, मैं किससे पूछूं?
यहाँ तो दोनों बैठे हैं। हमने हंसकर कहा, जाकर यशवंत से पूछो, और वो शर्माकर भाग गई। सामाजिक रूढ़ियों के विरुद्ध हमारा जीवन सहज गति से बीत रहा था। अचानक सेठ जी के शरीर का दाहिना हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। उन्होंने उसी हालात में अपने बाएं हाथ से अपनी अधूरी पुस्तक सार्वजनिक सत्य धर्म को लिखकर पूरा किया। सेठ जी बोले, सावित्री, मेरे भाई बंधु, सगे संबंधी, नाते रिश्तेदार यशवंत को सुख से जीने नहीं देंगे, इसलिए हमें वसीयतनामा बनाना ही होगा। हम दोनों पति पत्नी के पश्चात हमारा बेटा यशवंत हमारी तमाम चल और अचल संपत्ति का वारिस होगा। हम दोनों की मृत्यु के बाद हमारा दाह संस्कार करने का अधिकार सत्य शोधक समाज की परंपरा के अनुसार हमारे बेटे यशवंत को ही होगा। ये सुनकर सब रोने लगे। इधर सेठ जी की जीवन यात्रा समाप्त हो गई। उनकी अंतिम यात्रा की तैयारियां होने लगी। उन्हें ले जाने का समय आ गया। तभी उनके दोनों भाई बाबा और महादेव बीच में अड़ गए। बोले, ज्योतिबा मेरे भाई थे, इसलिए उनके शरीर को हम अपने कंधों पर लेकर जाएंगे। यशवंत हमारे में से नहीं है। उसे अग्निपात्र उठाने और चिता को अग्नि देने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे ये सुनकर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। मैंने एक पल के लिए सोचा और अपने आंसू पोंछकर खड़ी हो गई। ठहरो, मैं अभी जीवित हूं, मुझे रीति रिवाज मत सिखाओ। इतना कहकर मैं उनके शव के पास गई और आगे बढ़कर अग्नि पात्र को उठा लिया और उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए निकल पड़ी। सत्यशोधक समाज का काम बराबर जारी था। यशवंत की पढ़ाई लिखाई समाप्त हो गई थी। वो डॉक्टर बन गया था। 1897 में प्लेग की महामारी फैली। पूरे शहर सुनसान हो गया। लोग जंगलों की तरफ भाग गए। ऐसे बुरे वक्त में शूद्र अति शूद्रों की मदद करने वाला कोई नहीं था। मैंने यशवंत को बुला भेजा और बस्ती बस्ती में जाकर काम करना शुरू कर दिया। यशवंत बोले, आई, ज्यादा दौड़ धूप मत करो, ये प्लेग की महामारी है। मैंने यशवंत से कहा, यशवंत, संबंधों में भावुकता दिखाने की बजाय काम में मन लगाओ। मुझसे पहले अगर तुम चले गए तो भी कलेजा मजबूत करके जी लोगे। इतना कहकर मैं बस्ती की तरफ दौड़ी और वहां एक छोटे बच्चे को बिलखते हुए देखा। उसे उठाया और छाती से लगा लिया।
सोचा अगर बच्चे को इसी वक्त मौत आ जाए तो कम से कम ममता की छाव में आए। और बच्चा मर गया और मुझे प्लेग की महामारी लग गई और मेरी जीवन यात्रा भी समाप्त हो गई। सावित्री बाई तुम है हिंद की शान, नारी शक्ति का दौर आज का तेरी ही पहचान। लाखों में तू एक बेटी इस मिट्टी की शान, माँ सावित्री पूरे हिंद की तू ही एक पहचान। सावित्री सावित्री सावित्री। हाँ तो भाई आप लोगों को प्रस्तुति कैसी लगी? सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। ये थी सुगत सांस्कृतिक शैक्षिक एवं सामाजिक संस्था की एकल नाट्य प्रस्तुति प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, और एकल अभिनय किया था अनामिका सिंह जी ने। इसके नाटककार थे सीएल सैनी जी, ये प्रख्यात सीरियल राइटर हैं, और इसका निर्देशन किया था श्री विपिन कुमार जी ने। विपिन कुमार जी मंच पे आएंगे। अनामिका जी आप भी मंच पे आए हैं। और मैं डॉक्टर पीपी अशोक साहब से गुजारिश करूंगा कि दोनों लोगों को बुके देकर सम्मानित करें। हेलो जय नवोदय। मैं मंजू अशोक को भी मंच को लाना चाहूंगी, प्लीज वो आए और उन्हें बुके देकर सम्मानित करें। कामनी जी मंच पे आए। मिसेस अजय सिंह आ गए मंच पे और उन्हें बुके देकर सम्मानित करें। अरे आगे मैम। और ये माधुरी बी मोहन जी मंच पे आ जाए प्लीज। हमेशा हमारे नाटक को 4 साल लगाने के लिए जरूर देखने आती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई हम यहाँ पे जब इतनी देर के लिए हमें बैठने के लिए इतना टाइम निकालते हैं, जबकि टाइम नहीं होता आप लोगों के पास, फिर भी आप लोग आते हैं। और ये मैम सुनीता जी उमा जी मंच पे आ जाइए और उनको बुके लेकर सम्मानित करें। सर आप भी भेजिएगा, पीछे होंगी, नाम में नहीं जानता हूँ। आप सर